डियर स्टूडेंट्स, आर्थिक समस्याओं को पढ़ लेने के बाद आर्थिक समस्याएं जो व्यक्तिगत रूप से हम समझते हैं, अगर वही समस्याएं केंद्र में आ जाए, यानी कि अर्थव्यवस्था को चलाने का केंद्र क्या होता है? सरकार। अगर समाज सरकार के पास वो समस्या लेकर आए तो हम देखेंगे वहाँ पर भी सेम टू सेम वही समस्या होती है जैसे हमारी अपनी होती है। क्योंकि हमारे पास अगर सीमित साधन है तो सरकार को भी देश चलाने के लिए उनके पास सीमित संसाधन होते हैं, यानी कि पैसा धन सीमित होते हैं। ऐसे में लोगों की असीमित आवश्यकताओं को सरकार कैसे पूरा कर पाएगी? जो केंद्रीय एजेंसी के सामने तमाम ऐसी परेशानियां खड़ी होती है कि किस तरह से विकास किया जाए, किस तरह से जो है नागरिकों का कल्याण किया जाए, किस प्रकार से उनकी ज़रूरतों को पूरा कर जाए। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी मूलभूत समस्याएं होती हैं उन्हें हम केंद्रीय समस्याओं के नाम से जानते हैं। अगर सरकार के पास साधन सीमित होंगे, संसाधन सीमित होंगे, तो क्या आपको लगता है कि सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार कर सकती है? आप कर सकते हैं? जवाब होगा भाई नहीं। जब हम हमारी आवश्यकता को पूर्ति हम अपने खुद के संसाधनों से नहीं कर सकते तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार के द्वारा या केंद्रीय एजेंसी के द्वारा भी पूरे देश के सभी व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे में ही समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं कि भाई किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, विकास के लिए किस क्षेत्रों पर पहले ध्यान दिया जाए, कौन से राज्यों पर विशेष रूप से जो है योजनाएं चलाई जाए। यहीं पर सरकार के सामने तमाम परेशानियां खड़ी होती है। इन्हीं परेशानियों को, इन्हीं समस्याओं को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमें यही पढ़ना है कि ये केंद्रीय समस्याएं है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं का आधुनिक विचारधारा किस प्रकार से बताया गया है, ये सब कुछ समझ में आ गया। कोई भी डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की बात करें तो प्रोफेसर सैमुअल्सन, ये सैमुअल्सन वही है जिन्हें अर्थशास्त्र के आधुनिक विचारधारा के जनक माना जाता है और जिन्होंने सीमित संसाधनों और असीमित आवश्यकताओं के द्वारा विकास को सबसे ज़्यादा महत्व दिया कि विकास होना जरूरी है और विकास के लिए हमें सही चुनाव करना और सही चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो सैमुअल्सन ने अर्थव्यवस्था के साधनों के आवंटन की 3 प्रमुख मौलिक समस्याएं बताई है कि हमारे पास सबसे पहली है हमारे पास जो संसाधन है, क्योंकि वो तो सीमित है, लेकिन जो है भी उसको किस प्रकार से हम जो है वितरण करें, किस प्रकार से प्रयोग करें ताकि मैक्सिमम उत्पादन किया जाए और मैक्सिमम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। तो सैमुअल्सन के अनुसार अर्थव्यवस्था में 3 मूलभूत समस्याएं होती है साधनों से रिलेटेड। एक, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किस लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, क्या, कैसे और किसके लिए। ये 3 समस्याएं होती है। इन 3 समस्याओं को थोड़ा डिटेल से समझना है कि ये क्या है। सबसे पहला, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। फर्स्ट, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। हम सबको पता है कि साधन सीमित होते हैं, तो सीमित साधन, फॉर एग्जांपल देता हूं कि आपके पास कितने रुपए है, 1000 रुपये है और 1000 रुपये लेके अब मार्केट में गए हैं, कहाँ पर क्या करने, शॉपिंग करने के लिए। जब शॉपिंग करने के लिए गए, आपके पास 1000 रुपये में शॉपिंग करने, क्या आपको क्या खरीदने हैं, आपको खरीदने हैं कपड़े। लेकिन हमें पता है मार्केट में बहुत तरीके के कपड़े अवेलेबल है, तो आप जाएंगे कपड़े कौन से खरीदें, क्या एक पार्टी वियर खरीद लिया जाए या नॉर्मल वियर खरीदने जाए। तो आप क्या खरीदेंगे, सबसे पहले चुनना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि क्या उत्पादन किया जाए इस बात को बताता है कि हम अपनी किन आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है किसकी बात करता है, चुनाव की बात करता है, यानी कि ये वास्तव में किसकी समस्या है, चुनाव की समस्या है कि यहाँ पर पहले ये देखना पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में लोगों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति पहले की जाए, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है और ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करना है ताकि उनको अधिक से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर चुनना होता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहले समस्या ये है कि कौन सी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए,
ठीक है। और यहाँ पर तमाम बातें आती हैं, तो ऐसे में ये चयन की बात करता है, यानी कि चुनाव की बात करता है कि जो भी समस्याएं हैं उसमें से कुछ सुन लो। लोगों को रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, पार्क चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर चुनना पड़ेगा कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा में सबसे पहले लोगों को क्या दिया जाए। चलिए, हमने चुन लिया कि रोटी, कपड़ा, मकान में लोगों को सबसे पहले भैया पेट भरने के लिए क्या दो, रोटी दो। एक एग्जाम्पल की देता हूँ। अब रोटी दो तो अनलिमिटेड तो दे नहीं सकते, तो बात यह है कि वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में की जाए, इस बात की भी सोचना है कि चलो ठीक है, हमें लोगों को रोटी देना है तो कितनी रोटी चाहिए। और रोटी देने का मतलब यह है लोगों को क्या देना पड़ेगा, गेहूं देना पड़ेगा। रोटी बना के तो देंगे नहीं आप, तो गेहूं उत्पादन की मात्रा कितनी होगी, मतलब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति तो आप करेंगे, तो आवश्यकता के लिए कितनी कितनी क्वांटिटी में उनको उत्पादन दिया जाए। तो यहाँ पर एक साथ दो, क्या और कितनी मात्रा में, यानी कि चयन करना है। चयन के साथ साथ उसकी क्वांटिटी का, उसकी मात्रा का भी पता लगाना होगा, तब जाके आप आगे बढ़ सकिए। तो पहली समस्या ये होती है चुनाव करना, कि आपने चुन लिया कि लोगों को क्या चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी के लिए गेहूं चाहिए और गेहूं की इतनी मात्रा हमें चाहिए। उसके तुरंत बाद दूसरी समस्या उत्पन्न होती है हमारे सामने। दूसरी समस्या यानी कि उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। उत्पादन कैसे किया जाए, जैसे कि आपने समझ लिया कि लोगों की सबसे पहली समस्या है कि लोगों को जीने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए गेहूं का उत्पादन करना पड़ेगा। ठीक है, आपने पहली बार में अब गेहूं का उत्पादन करना पड़ेगा। आपने मात्रा भी तय कर लिया कि हमें कम से कम 1000 टन गेहूं चाहिए। आएगा कहाँ से आएंगे, फैक्ट्री में गेहूं थोड़ी ना बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास समस्या इस बात का है कि कैसे उत्पादन किया जाए, और कैसे उत्पादन किया जाए। वास्तव में ये जो समस्या है ये तकनीक के चुनाव की समस्या है, ये टेक्नोलॉजी की बात होती है, किस टेक्निक के साथ उत्पादन किया जाए। और आपको पता होना चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा कि उत्पादन की जब तकनीक की बात करते हैं तो दो प्रकार के उत्पादन की तकनीक है, 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक। एक है श्रम प्रधान, कौन सा, श्रम प्रधान तकनीक, और दूसरा है पूंजी प्रधान तकनीक। जब हम श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान तकनीक की बात करते हैं तो ध्यान में रखना आपको कि श्रम प्रधान तकनीक का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत हम उत्पादन के साथ साथ रोजगार का सृजन करते हैं। किसका सृजन करते हैं, रोजगार का। कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन कार्य इस प्रकार से किया जाए कि अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न हो, अधिक से अधिक लोगों को काम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उत्पादन की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। लेकिन दूसरे केस में पूंजी प्रधान तकनीक, पूंजी प्रधान ये बताता है कि आप यहाँ पर पूंजी का प्रयोग करेंगे, मशीनों का प्रयोग करेंगे, ऐसे में उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन पूंजी प्रधान तकनीक रोजगार उत्पन्न नहीं करता, उत्पादन तो बढ़ाता है लेकिन रोजगार को कम उत्पादन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए आपको गेहूं चाहिए, आपने कुछ गेहूं अपने खेतों में यानी कि अपने यहाँ पर देश में उगाना शुरू कर दिया, ऐसे लोग कृषकों को काम मिलेगा। और कुछ गेहूं अगर आप फॉरेन से क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, तो पैसा चला गया। आयात करेंगे तो किसी को तो फायदा नहीं होगा, खाली पैसा, उत्पादन आ गया। तो उत्पादन के तकनीक का चयन इस प्रकार से होना चाहिए ताकि रोजगार भी बढ़े और उत्पादन भी बढ़े। हम केवल और केवल श्रम प्रधान तकनीक के ऊपर नहीं डिपेंड रह सकते, हम केवल और केवल पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते। देश के विकास के लिए दोनों ही तकनीकों के बीच सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन बैठाना जरूरी है। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर तय कर लिया कि गेहूं का उत्पादन करना है, कुछ हम अपने खेतों में उगाएंगे और कुछ जो अभी ज़रूरत है उसको हम आयात कर लेंगे। अब बात आती है कि हमारे पास उत्पादन है, 1000 टन हमने अपने खेतों में उगा के और बाहर से मंगा के पूरा कर लिया। अब हमारे पास गेहूं की मात्रा अवेलेबल है। तो तीसरी और अंतिम समस्या ये है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। जो 1000 टन गेहूं आपने उत्पादन किया है, पहले दो क्वेश्चनों को पूरा करने के बाद अब उस 1000 टन गेहूं को किसके लिए का मतलब होता है जिनको आवश्यकता है उसकी,
लोगों तक, नागरिकों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो अर्थव्यवस्था में ये जो समस्या है उत्पादन के वितरण की समस्या से संबंधित है कि अर्थव्यवस्था में नागरिकों तक उत्पादन की मात्रा को कैसे पहुंचाया जाए और लोगों के बीच में किस प्रकार से हम अपने उत्पादन का समान रूप से वितरण करें। समान वितरण होना जरूरी है। देखिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में हम सबको पता है कि जो लोग हैं किसी के पास संसाधन बहुत ज़्यादा कम है जिसको गरीब कहा जाता है, किसी के पास संसाधन बहुत ज़्यादा है जिसको अमीर कहा जाता है। अमीर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपने संसाधनों का प्रयोग करते हुए, अपने पैसे का प्रयोग करते हुए अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसके पास संसाधन इतने कम हैं कि वो चाह कर भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। ऐसे में केंद्रीय एजेंसी या सरकार के सामने इस बात को की समस्या आती है कि वास्तव में इन लोगों तक जिनको एक्चुअली में आवश्यकता है, इन तक उत्पादन की मात्रा को कैसे पहुंचाया जाए। यानी कि गेहूं का उत्पादन आपने किया तो इनको, क्योंकि ये व्यक्ति तो खरीद लेगा जैसे तैसे, लेकिन इस व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उत्पादन के समान वितरण के लिए यहाँ पर उपाय सोचने होते हैं, जो कि इस प्रश्न के अंतर्गत हमारे सामने आता है। तो वितरण की समस्या के दो पहलू होती है हमारे सामने, एक है व्यक्तिगत वितरण और एक है कार्यात्मक वितरण। व्यक्तिगत वितरण ये बताता है कि आप लोगों तक एक्चुअली में इंडिविजुअली किस तरह से हम जो है उत्पादन का वितरण करते हैं, जबकि कार्यात्मक वितरण ये बताता है कि हम कौन कौन सी नीतियों का प्रयोग करेंगे, कौन कौन सी पॉलिसी का प्रयोग करेंगे जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था में साधनों का, संसाधनों का, उत्पादन की मात्रा का वितरण हो। तो इन सब चीज़ों के बाद एक्चुअली में अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान होता है। ये तो रहा साधन के आधार पर, लेकिन एक्चुअली में केवल इतना ही नहीं, कुछ और समस्याएं भी आती हैं जिनके अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है, जिसमें है अतिरिक्त केंद्रीय समस्याएं। उत्पादन के साधनों के वितरण के साथ साथ कुछ समस्या इस प्रकार की हैं जिनको हम आधुनिक विचारधारा के नाम से जानते हैं। इस विचारधारा को देने वाले थे स्ट्रेगलर एंड लेफ्टविच, और उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आवंटन के अलावा कुछ प्रमुख और केंद्रीय समस्याएं हैं, जो दो अतिरिक्त केंद्रीय समस्याओं के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहले हैं साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो। आपने क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, चलो ठीक है, ये सब सही है, लेकिन उत्पादन करने के लिए जो साधन हमारे पास है इसकी बात भी तो होनी चाहिए कि इन साधनों का उपयोग किस प्रकार से हो। उपयोग नहीं होना चाहिए, कुशलतम उपयोग होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। अब लकड़ी चाहिए, लकड़ी कहाँ से मिलेगा, लकड़ी आएगा जंगलों से। चलो ठीक है, जंगलों में लकड़ी है, परमिट लिया और 100 पेड़ों का काटने का परमिट लिया और वहाँ पर हमने इलीगल तरीके से 10,000 पेड़ काट डाले। ऐसे तो हो रहा है। आप देखिए, इस कारण गर्मी हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पहाड़ों की हालत ख़राब है, रोड के किनारे आप जाएंगे तो हाथ पैर ऐसा लगता है किसी ने आग लगा दिया हो। क्यों हो रहा है? क्योंकि इल्लीगल तरीके से पेड़ों को इतना ज़्यादा काटा जा रहा है, इतना ज़्यादा काटा जा रहा है। मेरे पड़ोस में यहाँ पर एक दो या 3 किलोमीटर दूर है एक नदी है जहाँ पर खनन का कार्य चल रहा है। मिट्टी कटाव करके, जो सरकारी तरफ से, ये प्राइवेट निजी तरफ से मिट्टी, यहाँ पर जितनी मिट्टी कटाव है उन लोगों ने क्या किया, ज़्यादा अब नदियों के किनारों को काटना शुरू कर दिया और उसके ऊपर खड़े बड़े बड़े पेड़ों को उन्होंने गिरा दिया। सागौन के पेड़ है, साल के पेड़ है, देवदार के पेड़ है, सब पेड़ को ख़त्म कर दिया। लगभग 20 से 25 हज़ार। फिर उसके ऊपर बात है, उंगली उठाई गई, फिर जाके थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है। लेकिन देखिए लोगों की सोच क्या है। साधन हमारे पास है, कोई मना नहीं करता कि भाई आप आपके पास अवेलेबल साधनों का प्रयोग मत करो, लेकिन अगर आप साधनों का प्रयोग कर रहे हो तो एक बात का ध्यान होना चाहिए कि कुशलतम उपयोग होना चाहिए। कुशलता का मतलब, जैसे मैंने कहा, आप जंगलों से लकड़ी काट रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़े पेड़ है उसको काटो। उसके चक्कर में आप छोटे पेड़ों को क्यों खराब कर रहे हो? क्योंकि ये छोटा पेड़ एक टाइम के बाद बड़ा बन जाएगा तो जंगल जैसा है वैसा ही बना रहेगा। अगर आप पेड़ काटते हो एक, तो आपके कुशलतम उपयोग मतलब ये बताता है कि वहां पर आगे के लिए भी आप 2 पेड़ लगा के छोड़ दो। तो कहीं पर भी साधन का इस प्रकार से प्रयोग होना जरूरी है कि आने वाले समय में उसका दोबारा प्रयोग किया जा सके। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधन सीमित होते हैं, अतः प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने एक समस्या ये होती है कि इन सीमित साधनों का उपयोग
कैसे किया जाए, अधिकतम उपयोग कैसे होना चाहिए, कुशलतम उपयोग कैसे होना चाहिए। और इसके लिए दो प्रमुख पहलू पर बात ध्यान होना चाहिए, जैसे उत्पादन के सभी साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि को पूर्ण रोजगार प्रदान करना, कि इसके द्वारा अगर भूमि का प्रयोग हो रहा है तो इसको अच्छे से प्रयोग होना चाहिए, इनका कुशलतम प्रयोग होना चाहिए ताकि इसकी उर्वरता भी खत्म ना हो और उपयोगिता भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अर्थव्यवस्था के सीमित साधनों का पूर्ण अथवा कुशलतम उपयोग हमें करना चाहिए कि ताकि उससे मैक्सिमम इफिशियंसी तरह उसका प्रयोग लाया जा सके। दूसरी समस्या है आर्थिक विकास कैसे हो। साधनों का उपयोग करने का लक्ष्य होना चाहिए आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था का विकास। किस प्रकार से आप किसी भी चीज़ का, बहुत सारे लोग होते हैं ना, पैसे कमाने के लिए अपने खेतों को बेचने लग जाते हैं, इससे उनके पास पैसा आ जाता है। पैसा आने के बाद वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई बड़ा घर बनाता है, बस ख़त्म। फिर 2-10 साल के बाद जब वो पैसा ख़त्म हो जाता है फिर वो दूसरे के यहाँ पर नौकर बन के दूसरा की गुलामी करने लग जाते हैं। तो ये विकास नहीं है। विकास का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़ी, आपको खेत बेचने की मजबूरी पड़ गई, आपने खेत बेचने के बाद उसका एक हिस्सा अपनी मजबूरी लोन वगैरह चुकाने में कर दे, एक हिस्सा आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो तो इन फ्यूचर उससे लगातार आपको रिटर्न मिलता रहे और कभी भी आपको परेशानी नहीं। ये है विकास कि आपको लगातार इनकम मिल रहा है, चाहे आप कहीं पर दूसरी जगह ज़मीन खरीद लो, कहीं पर दुकान बना लो, ठीक है ना, कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट जरूरी है, वही होता है आर्थिक विकास। तो मतलब संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो कि देश का आर्थिक विकास लगातार बढ़ता हुआ रहे, रोजगार का स्तर बढ़ना चाहिए, आय बढ़ती हुई होनी चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब होता है विकास हो रहा है। देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या है। सीमित संसाधनों को लगातार प्रयोग करना चाहिए और साधन और सीमित साधनों के इस प्रकार से प्रयोग करें कि उत्पादन क्षमता अधिक से अधिक हो। यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए और इस समस्या को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से आपको केंद्रीय समस्याओं के बारे में कंप्लीट नॉलेज आज हो गई, क्या क्या है। अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय समस्या बताइए तो केवल 3 बताइए, लेकिन उसके अंतर्गत अगर साधनों के रिलेटेड पूछा गया है तो वो दोनों बताइए जो बाद में मैंने आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीका का, मैं हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अपने डाउट्स को किसी भी तरीके से, या फिर ये व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ, इसके थ्रू भी मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के थ्रू भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।